नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो 20 VBI साइंस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका, निम्न में से अंधेरे में कौन चमकता है? जो अंधेरे में चमकता है वो कौन सा तत्व है? ए में सल्फर, बी में फास्फोरस, सी में कैल्शियम, डी में एल्युमिनियम। तो दोस्तों, अंधेरे में जो चमकता है वो फास्फोरस है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो निम्न में से कौन अंधेरे में चमकता है? तो फास्फोरस। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका, एक्स किरणें में रहती है, जो एक्स किरण होता है उसमें क्या रहती है? ए में धनावेशित, बी में ऋणावेशित, सी में अनावेशित, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक्स किरणें में जो है वो धनावेशित कण है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 3 में आपका, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग होती, जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग में कितना होती है? ए में 20%, बी में 25%, सी में 30%, डी में 35%। दोस्तों, वायु में जो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो लगभग होती है 20% होती है, यानी ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। तो वायु में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत होती है? 20% होती है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 4 में आपका, गोबर गैस का मुख्य अवयव है, जो गोबर गैस है उसका मुख्य अवयव क्या है? ए में मेथेन, बी में एथेन, सी में सोडियम, डी में अम्लनाशक। तो दोस्तों, गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 5 में आपका, निम्न में से किसका मुख्य अवयव क्लोरीन गैस है? जो किसका मुख्य अवयव क्लोरीन गैस है? ए में जल का, बी में आंसू गैस का, सी में मीथेन का, डी में गोबर गैस का। तो दोस्तों, निम्न में से किसका मुख्य अवयव क्लोरीन गैस है? तो दोस्तों, क्लोरीन गैस का जो मुख्य अवयव है वो आंसू गैस का मुख्य अवयव है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6 में आपका, डॉपलर प्रभाव लागू होता है, जो डॉपलर प्रभाव होता है वो किस पे लागू होता है? ए में प्रकाश तरंग पर, बी में ध्वनि तरंगों पर, सी में A+B दोनों पर, डी में अंतरिक्ष तरंगों पर। तो दोस्तों, डॉपलर प्रभाव जो है वो प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे दोनों पे निर्भर करता है, यानी इसका सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर पर स्कोर चलते हैं। तो 7 में आपका, पिंच का कंपन निर्भर करता है, जो पिंच का कंपन होता है वो किस पे निर्भर करता है? ए में आवृत्ति पर, बी में आयाम पर, सी में तरंगदैर्घ्य पर, डी में वेग का। तो दोस्तों, पिंच का जो कंपन है वह दोस्तों आवृत्ति पे निर्भर करता है। तो पिंच का कंपन किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर पर स्कोर चलते हैं। तो 8 में आपका, कंपन की उत्पत्ति का कारण है, जो कंपन की उत्पत्ति है उसका कारण क्या है? ए में व्यतिकरण, बी में परावर्तन, सी में अपवर्तन, डी में डॉपलर प्रभाव। तो दोस्तों, कंपन की उत्पत्ति का जो कारण है वो व्यतिकरण है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कंपन की उत्पत्ति का कारण कौन सा है? तो व्यतिकरण। चलिए 9 नंबर पर स्कोर चलते हैं। तो 9 में आपका, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की उच्चता होती है वो किस पे निर्भर करती है? ए में वेग पर, बी में तारकता पर, सी में आयाम पर, डी में तरंगदैर्घ्य पर। तो दोस्तों, ध्वनि की जो उच्चता होती है वह आयाम पे निर्भर करती है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो ध्वनि की तारकता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पे निर्भर करती है। चलिए 10 नंबर पर स्कोर चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यह 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पॉलिटेक्निक 2017 में भी पूछा गया है। ध्वनि सबसे अधिक संचार करती है, जो ध्वनि सबसे अधिक संचार कौन से माध्यम में करती है? ए में स्टील में, बी में वायु में, सी में पानी में, डी में निर्वात में। तो दोस्तों ध्वनि की सबसे अधिक संचार जो है वह स्टील में है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पर की ओर चलते हैं। तो 11 में आपका सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे, जो सोनोग्राफी होती है उसमें प्रयुक्त तरंगे कौन सा है? ए में सूक्ष्म तरंगे, बी में अवरक्त तरंगे, सी में ध्वनि तरंगे, डी में प्रस्रव तरंगे। तो दोस्तों सोनोग्राफी में जो प्रयुक्त तरंगे है वह एक प्रकार का प्रस्रव तरंगे है, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। सोनोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त तरंगे है? तो प्रस्रव तरंगे। चलिए 12 नंबर पर की ओर चलते हैं। तो 12 में आपका सोनार कौन से सिद्धांत पर आधारित है? जो सोनार होता है वो कौन से सिद्धांत पे आधारित है? ए में अनुनाद पर, बी में प्रतिक्षेप पर, सी में प्रतिध्वनि पर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोनार जो है वह दोस्तों प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13 में आपका सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ए में चालन विधि द्वारा, बी में विकिरण विधि द्वारा, सी में आपतन विधि द्वारा, डी में मॉड्यूलेशन द्वारा। दोस्तों सूर्य की जो ऊष्मा होती है वह दोस्तों विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर की ओर चलते हैं। तो 14 में आपका विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक पाया जाता है। जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो सबसे अधिक किस तत्व में पाया जाता है? ए में कांच में, बी में तांबा में, सी में जल में, डी में चांदी में। तो विशिष्ट जो ऊष्मा है वो सबसे अधिक है जल में पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 15 में आपका निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक कौन सा है? ए में तांबा, बी में लकड़ी, सी में पारा, डी में सोडियम। तो दोस्तों ऊष्मा का जो कुचालक है वो लकड़ी है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऊष्मा का कुचालक कौन है? तो लकड़ी है। ऊष्मा का कुचालक एक और है दोस्तों, ऊष्मा का कुचालक गिलास भी है, जो कांच का वाला गिलास। तो ऊष्मा का कुचालक कौन है? तो लकड़ी है। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 16 में आपका ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किसके संबंधित है? दोस्तों ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है? ए में ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, बी में न्यूटन का शीतलन का नियम पर, सी में बॉयल का नियम पर, डी में चार्ल्स का नियम। तो दोस्तों ऊर्जा का प्रथम नियम जो है वह दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम पे से संबंधित है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंधित है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 17 में आपका एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करता है। दोस्तों एक वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस के रूप में किस प्रकार से काम करता है? ए में निम्न दाब और निम्न ताप पर, बी में उच्च दाब और निम्न ताप पर, सी में उच्च दाब और उच्च ताप पर, डी में निम्न दाब और उच्च ताप पर। तो दोस्तों एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में जो कार्य करती है वो निम्न दाब और उच्च ताप के रूप में कार्य करती है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 18 में आपका प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएँ होती है? दोस्तों प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएँ होती है? ए में रैखिक गति का, बी में कोणीय गति का, सी में ऊर्जा का, डी में बल का। तो दोस्तों प्लांक के नियतांक में जो विमाएँ होती है वह दोस्तों कोणीय गति का विमाएँ होती है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्लांक नियतांक में किसकी विमाएँ होती है? तो कोणीय गति का, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो 19 में आपका इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का क्या है। ए में हार्मोन, बी में प्रोटीन, सी में वसा, डी में एंजाइम। तो दोस्तों इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, यानी ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो इंसुलिन एक प्रकार के क्या है, तो हार्मोन है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 20 में आपका तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, जो तारा का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है। ए में त्रिज्या पर, बी में तापमान पर, सी में दूरी पर, डी में वायुमंडलीय दाब पर। दोस्तों तारों का जो रंग होता है वह तापमान पे निर्भर करता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए थैंक यू।